आई स्पेक्ट्रम के अनुसार स्पेस एक्स की 45% सैटेलाइट आने वाले कुछ सालों के अंदर अर्थ पर गिरने वाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 3 फरवरी 2022 को स्पेस एक्स ने एक साथ 49 सैटेलाइट को लॉन्च किया था और इसके लिए उन्होंने एक खास रॉकेट को चूज किया था जिसका नाम फाल्कन 9 था। सभी सैटेलाइट तो स्पेस में सुरक्षित पहुंच जाती है, लेकिन उसमें से 40 सैटेलाइट अचानक से अर्थ पर आकर क्रैश कर गई। हालांकि इस घटना में किसी का भी नुकसान नहीं हुआ, पर अगर वही सैटेलाइट कहीं और के बजाय किसी रिहायशी इलाके में गिर जाती तो मामला और भी गंभीर हो सकता था। पर सवाल ये है कि एलोन मस्क की सैटेलाइट क्रैश क्यों हो रही है? क्या एलोन मस्क जानबूझकर सैटेलाइट को क्रैश करवा रहे हैं या इसके पीछे एलोन का कोई बड़ा प्लान है? ये बात तब शुरू होती है जब यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। इन दोनों देश के कारण कई छोटे बड़े युद्ध हुए। इस कोल्ड वॉर के साथ साथ दोनों कंट्री के बीच स्पेस में भी जाने की भारी कंपटीशन थी। इसी कारण से सबसे पहले सोवियत संघ ने सैटेलाइट को लॉन्च किया था जिसका नाम स्पुतनिक 1 था। सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद यूएसए ने एक बात नोटिस किया कि वार के समय सैटेलाइट के मदद से अपोजिट एनिमी का लोकेशन अच्छी तरह मालूम कर सकते हैं और उससे वे हर वार आसानी से जीत सकते हैं। परंतु यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि सैटेलाइट का कैमरा उतना ज्यादा एडवांस नहीं था और सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी भी बहुत नॉर्मल थी। इसी रीजन के वजह से अमेरिका ने 1970s में सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन प्रोग्राम का गठन किया, लेकिन इस प्रोग्राम को यूएसए की जनता ने भारी विरोध किया क्योंकि उसी समय अमेरिका ने अपोलो जैसे मिशन को अंजाम दिया था जिसमें यूएसए ने पैसा पानी की तरह बहाया था। और दूसरा रीजन ये भी था कि यूएसएसआर से कोल्ड वॉर के कारण अमेरिका की इकोनॉमी डगमगा गई थी। मेनली यूएसए के लोग यही चाहते थे कि किसी और प्रोजेक्ट पर पैसा खर्च करने के बजाय यूएसए गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कम करे, अपनी इकोनॉमी सुधारे और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे। इस भारी विरोध के बाद 1993 में यूएसए प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने इस प्लान को पोस्टपोन कर दिया। पर फरवरी 2014 को एलोन मस्क ने फिर से सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया और इस बार मस्क ने इस प्लान को आर्मी के बजाय लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन एंड यूनेस्को के अनुसार वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन के पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है ही नहीं। एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन का मतलब है 25 Mbps डाउनलोडिंग स्पीड हो और 5 Mbps अपलोडिंग स्पीड हो। इसके जरिए वे इंटरनेट के हर काम आसानी से कर पाएंगे और वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन के पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है ही नहीं, तो ये चिंता का विषय है क्योंकि आजकल हर काम इंटरनेट के जरिए हो रहा है। इसलिए जिनके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है उनके पास इंटरनेट को पहुंचाने की जिम्मेदारी मस्क ने ली। मस्क को अपने प्लान इंप्लीमेंट करने में दो बड़ी समस्या थी। पहला समस्या ये था कि मस्क की कंपनी स्टारलिंक को अगर पूरी दुनिया में अपना इंटरनेट फैलाना है तो उनको अंडरग्राउंड केबल्स बिछाने पड़ेंगे और ये एक इम्पॉसिबल काम है क्योंकि इसमें इतना खर्चा आएगा कि एक सिंगल कंपनी इसको हैंडल नहीं कर सकती। और दूसरा बड़ा रीजन ये है कि गाँव की सड़कें कच्ची होती है और वहाँ पर इंटरनेट केबल की वायर बिछाना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। यही सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए मस्क ने सैटेलाइट के मदद से इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाने की बात सोची और इसीलिए स्पेस एक्स हर महीने एन एवरेज 50 सैटेलाइट का एक ग्रुप स्पेस में भेजती है। ये सभी सैटेलाइट्स लेजर के जरिए कनेक्टेड है और यही कारण है कि धरती से देखने पर ये सभी सैटेलाइट एक कॉन्स्टेलेशन के फॉर्म में नजर आती है। स्टारलिंक अभी तक 4000 से भी ऊपर सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है जिसमें से 3600 सैटेलाइट प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है और 400 सैटेलाइट किसी माल फंक्शन की वजह से बंद है। ऐसे में देखा जाए तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी वही काम करती है जो कि स्टारलिंक की सैटेलाइट काम करती है, पर उनमें डिफरेंस क्या है ना कि जो जियो सैटेलाइट्स होती हैं वो अर्थ से करीब 35,000 किलोमीटर ऊपर होती हैं और ज्यादा ऊंचाई होने के कारण वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंटरनेट पहुंचा सकती हैं, लेकिन दूर होने के कारण उनका इंटरनेट स्पीड काफी कम होता है। पर स्टारलिंक की सैटेलाइट्स अर्थ के लोअर ऑर्बिट में मौजूद रहती है और यही कारण है कि इनका इंटरनेट स्पीड काफी फास्ट होता है। ऐसे सैटेलाइट को हम लियोज मींस लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट भी कहते हैं। एलोन मस्क की सैटेलाइट में ऑटो डॉज का भी फीचर्स मौजूद है। इसका मतलब ये है कि कोई सैटेलाइट अचानक से खराब हो जाए तो वो बाकी सैटेलाइट से नहीं टकरा सकती। अब एलोन मस्क की सैटेलाइट में इतना एडवांस टेक्निक ऑटो डॉज का भी फीचर्स मौजूद है, तो उनकी सैटेलाइट्स क्यों क्रैश हो रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है मस्क की सैटेलाइट का डिजाइन, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ सालों में स्पेस एक्स के एम्प्लॉय के खराब डिजाइन के कारण स्टारलिंक की बहुत सारी सैटेलाइट क्रैश करके धरती पर आ गई है। अब इसके पीछे हम दूसरा बड़ा रीजन जानते हैं। कुछ दिन पहले मस्क को सूचना मिली थी कि सन पर कोरोनल मास इंजेक्शन होने वाला है और इसके कारण सन से निकलने वाली हीट वेव सैटेलाइट को काफी नुकसान पहुंचाएगी। मस्क ने NOAA नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन से इस घटना के बारे में रिपोर्ट मांगी और लकीली ये रिपोर्ट निगेटिव आई। तब मस्क ने अपना डाउट दूर करने के लिए खुद से जांच करवाई और वहां भी रिपोर्ट निगेटिव आई। मस्क ने सैटेलाइट में बिना कुछ चेंजेस किए हुए सैटेलाइट को ऐसे ही लॉन्च कर देते हैं। इस सैटेलाइट को ऐसे डिजाइन किया गया था कि सूर्य से आने वाली
वेव से जो ड्रैग फोर्स उत्पन्न होगा उसको सैटेलाइट आराम से सहन कर सकती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई जब सन से आने वाली वेव का ड्रैग फोर्स अनुमान से दुगुना निकला और इस ड्रैग फोर्स के कारण मस्क की बहुत सारी सैटेलाइट डैमेज होकर अनबैलेंस हो गई और धरती पर आकर क्रैश कर गई। इससे पहले भी स्टारलिंक की बहुत सारी सैटेलाइट क्रैश कर चुकी हैं। एक बार स्टारलिंक की एक सैटेलाइट चाइना के स्पेस स्टेशन से ऑलमोस्ट टकरा ही चुकी थी और इस पर चाइना ने एलोन मस्क को काफी ट्रोल भी किया था। पर आपके मन में बहुत बड़ा सवाल ये है कि इतना सारा सैटेलाइट फेल होने के बाद भी मस्क आने वाली सैटेलाइट की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, वे क्वालिटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। दरअसल यहाँ सारा बात प्रॉफिट का है। एक स्टारलिंक की सैटेलाइट 20 Gbps स्पीड प्रोवाइड करती है और स्टारलिंक का सबसे बेसिक प्लान $110 है जिसमें वो 100 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करती है। मतलब स्टारलिंक की एक सैटेलाइट 200 बंदों को इजिली मैनेज कर सकती है जिससे उसको $2,64,000 एनुअल अर्निंग होती है। स्टारलिंक के सीईओ ने बताया कि एक सैटेलाइट को बनाने की कॉस्ट $2,50,000 होता है जो कि अगले 5 सालों तक इंटरनेट प्रोवाइड करती है। इसका मतलब ये है कि स्टारलिंक की सैटेलाइट अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1 ईयर के अंदर ही निकाल लेती है और अगले 4 सालों तक सिर्फ प्रॉफिट ही कमाती है। और जितना ज्यादा सैटेलाइट होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसलिए एलोन मस्क अपनी सैटेलाइट के क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी पर काम कर रहे हैं। मस्क का सैटेलाइट लॉन्च करने के पीछे एक और बड़ा रीजन है। आपको याद होगा कि सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन प्रोग्राम को आर्मी के हेल्प के लिए लॉन्च किया गया था और मस्क भी सेम चीज कर रहे हैं। रिसेंटली रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ है जिसमें रशिया ने यूक्रेन के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। तब एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने ही यूक्रेन को इंटरनेट प्रोवाइड किया था जिससे यूक्रेन को वार में काफी सहायता मिली थी। इस बात पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मस्क को चेतावनी दी थी क्योंकि मस्क यूक्रेन में इंटरनेट पहुंचाने के साथ साथ रशिया को स्पाई भी कर रहे थे। बेसिकली स्टारलिंक की कुछ सैटेलाइट रशियन आर्मी को ट्रैक कर रही थी और उसका लोकेशन यूक्रेन के सोल्जर के पास भेज रही थी और इसके चलते रशिया को अपने बहुत सारे सोल्जर्स गंवाना पड़ा। लेकिन पुतिन के वार्निंग के बाद मस्क ने अपनी सारी सेवाएं समाप्त कर दी क्योंकि ये सारी चीज दुनिया को स्पेस वार की तरफ ढकेल रही थी। रशिया के बाद एक और कंट्री है चाइना जिसने स्टारलिंक पर जासूसी का आरोप लगाया है। इन सभी चीजों को हटाया जाए तो एक मेन टॉपिक बच ही जाता है। पिछले कुछ सालों से सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद हमारी स्पेस में टोटल सैटेलाइट्स की संख्या 7,702 हो गई है और 2021 तक इनकी संख्या 4,550 थी। पिछले कुछ सालों में इनकी संख्या काफी तेजी से बढ़ी है और इसी स्पीड से सैटेलाइट लॉन्च होता रहा तो पूरे अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट ही नजर आएगा। तब हर रोज कई सैटेलाइट क्रैश होंगी। आई नो कि सैटेलाइट्स में ऑटो डॉज नाम का एक एडवांस फीचर्स मौजूद है पर ऑटो डॉज का फीचर्स अभी भी धोखा दे रहा है और जब सैटेलाइट क्रैश होंगी तो वो एक एस्ट्रॉइड्स की तरह धरती पर गिरेंगी। ऐसे में हर कंट्री के गवर्नमेंट या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ये रूल बनाना चाहिए कि हर कंट्री एक लिमिट अमाउंट में ही सैटेलाइट लॉन्च कर सकती है। ऐसे में सैटेलाइट क्रैश होने का चांस भी कम होगा और हमारे ऑर्बिट में सैटेलाइट की संख्या भी कम रहेगी। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।